जय हिंद। आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपको भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी चीज़ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक का वर्णन भाग 1 में मिलता है। और इसका वर्णन जो है भाग 1 क्या कहता है, भाग 1 में है राज्यों का संघ। तो चलिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 में भी है संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में वर्णन है संघ का नाम और उसके क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 में मिलता है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 2 में मिलता है नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 3 में मिलता है। उसके बाद देखिए इसमें अनुच्छेद पूरा है, लेकिन अनुच्छेद पूरा हम नहीं करवाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही अनुच्छेद हम करवाएंगे। तो चलिए इसके बाद आगे शुरू होता है अनुच्छेद 5 से जो 11 तक वर्णन है, इसका वर्णन भाग 2 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 में वर्णन है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 क्या कहलाता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। नागरिकता का जो अधिकार है वो संविधान का मतलब प्रारंभ में किसको किसको नागरिकता मिला है, उसका वर्णन अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार ये पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हो गया है। यानी वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित होकर गए थे, उसका अधिकार मतलब नागरिकता का अधिकार के बारे में वर्णन अनुच्छेद 6 में मिलता है। फिर अनुच्छेद 10 नागरिकता का अधिकार का निरंतरता, मतलब नागरिकता बना हुआ रहे, इसके लिए वर्णन अनुच्छेद 6 में मिलता है। अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 11 में मिलता है। इसके बाद चलिए अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में मिलता है। इसको हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या मौलिक अधिकार भाग 3 को ही कहा जाता है। ये एग्ज़ाम के लिए बेहद ही ज़रूरी चीज़ होती है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये मौलिक अधिकार जो है एकदम याद रखना बेहद ही ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाला कानून का वर्णन अनुच्छेद 13 में मिलता है। अब देखिए मौलिक अधिकार से कुछ बात है। भारत में महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में पहले जो था वो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही बचे हैं। संपत्ति का जो अधिकार है वो यूए 31 को, मतलब कि 31 31 है 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। ये कानूनी अधिकार यूए 300A बनाया गया था और संविधान के भाग 12 में जोड़ा गया है। ये जो है संपत्ति का जो अधिकार है वो आपको अनुच्छेद 31 से हटा करके, इसका वर्णन अनुच्छेद 31 से हटा करके इसका वर्णन कहाँ मिलता है, 300 का ए में इसे वर्णन मिलता है। देख लीजिए जितना भी आपको ए बी का खा ये सब जितना भी आपको मिलेगा, इसमें समझ लीजिए कि संविधान में संशोधन होने के बाद इसको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कौन कौन अधिकार हैं। देखिए हमारे संविधान में 6 प्रकार का अधिकार है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक मिलता है। अब चलिए आपको बताते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक में क्या क्या है। अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में वर्णन मिलता है कानून का समझ समानता का अधिकार। इसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एकदम याद करना ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी अनुच्छेद 15 में वर्णन मिलता है कि भी धर्म में मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म का स्थान पर
कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यानी रोजगार के मामले में किसी भी व्यक्ति को अवसर की समानता समान होनी चाहिए। ठीक है। फिर अनुच्छेद आपको मिलता है 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद में 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद आ जाता है दूसरा अधिकार कौन सा है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया जाता है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19 में जो है कितने प्रकार का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो 6 प्रकार का है, और 6 प्रकार का कौन कौन सा अधिकार है उसके बारे में बताते हैं। ये दोनों में एक ही हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क ख ग घ कर सकते हैं, या ABCD कुछ भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के 1 में क्या कहता है, यह क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 के 1 में मिलता है। फिर दूसरा है शांति पूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने या संघ बनाने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19 के ख में इसका वर्णन है। फिर आगे तीसरा संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। भाग 3 कि ग में भी कह सकते हैं संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। घ में भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं, जैसे अभी हम लोग घूमते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5वां है भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है। फिर 6ठा है किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये देखिए, ये गलत लिखा गया है, इसमें एक ही प्रकार का है। ठीक है। किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये हम लोग को 6 प्रकार का अधिकार इसमें मिलता है। ठीक है। आगे चलिए, फिर देखिए है आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका वर्णन अनुच्छेद 20 में मिलता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में मिलता है। फिर अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण। इसका वर्णन अनुच्छेद 22 में मिलता है। फिर देखिए तीसरा क्या अधिकार है। तीसरा अधिकार है शोषण का अधिकार। ठीक है। इसका वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। तो चलिए अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, मानव तस्करी और बलात्कार पर प्रतिषेध। ये अनुच्छेद 23 में बोलता है। ठीक है। अनुच्छेद 24 जो है कल कारखानों में खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाना। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अनुच्छेद 24। ठीक है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता। चौथा जो अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक मिलता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 में मिलता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में मिलता है। अनुच्छेद 27 किसी भी विशेष धर्म के प्रचार करने के लिए कर देने की स्वतंत्रता। यानी कि कर क्या होता है, मतलब कि हमें जो हम लोग चंदा देते हैं वहीं चंदा देने की स्वतंत्रता होता है। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में जो है इसका वर्णन है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से मुक्ति। ठीक है। फिर 5वां अधिकार कौन सा है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक मिलता है। इसका चलिए अनुच्छेद 29
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 29 में वर्णन है अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों और स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार। शैक्षणिक संस्थानों और स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद आपका 30 में। फिर देखिए छठा है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाएगा। भीमराव अम्बेडकर ने छठा जो अधिकार है, इस अधिकार को संविधान का आत्मा भी कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में मिलता है। ठीक है, इसका देखिए अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में मिलता है। फिर देखिए क्या है, आपको आ गया भाग 4। भाग 4 में क्या है, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू, इसका जो इम्पोर्टेंट क्या क्या पूछता है उसके शुरू करते हैं। देखिए अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में है क्या, परिभाषा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का परिभाषा जो है, इसका वर्णन अनुच्छेद 36 में मिलता है। अनुच्छेद 27 में है डीपीएसपी का अनुप्रयोग। डीपीएसपी का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 37 में मिलता है। अनुच्छेद 39A समान, देखिए अनुच्छेद 39A है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका वर्णन अनुच्छेद 39A में मिलता है। अनुच्छेद 40, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, भी आई एकदम है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 41 में मिलता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि अनुच्छेद में आदि का वर्णन अनुच्छेद 43 में मिलता है। अनुच्छेद 43A इसका उपयोग उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन अनुच्छेद 43A में मिलता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू है। ये जो है अनुच्छेद 44 जो है खाली केवल गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनुच्छेद 45 में मिलता है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट है 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को शैक्षणिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना, इसका वर्णन अनुच्छेद 46 में मिलता है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 47 में मिलता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसका वर्णन अनुच्छेद 48 में मिलता है। अनुच्छेद 49 प्राकृतिक महत्व के स्मारक और स्थानों का और वस्तुओं की संरक्षण, इसका वर्णन अनुच्छेद 49 में मिलता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथकीकरण इसे कहा जाता है। यह अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में मिलता है। ये दोनों है, ये भी सब एग्जाम में पूछते रहते हैं। नेक्स्ट है, अब आ गया आपको भाग 4A मौलिक कर्तव्य, इसका वर्णन अनुच्छेद 51 के ए में वर्णन है। देखिए पहले 10 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद यह 11 कर्तव्य हो गया है। तो चलिए इसको बताते हैं। संघ यानी अनुच्छेद 52 से 151, संघ जो हो गया भाग 5, यह अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णन है। इसका देखिए अनुच्छेद 52 में क्या कहता है, ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसे एकदम आपको याद रखना है। जो देखिए जो भी हम करवा रहे हैं वो सभी प्रीवियस एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा गया है, सभी को हम एक टाइपिंग कर करके
अलग निकाल करके, छाट करके निकाल करके लिख रहे हैं और आप लोग को हम बता रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में मिलता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 53 में मिलता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में मिलता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में मिलता है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में मिलता है। अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति राज्य की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 64 में मिलता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसका वर्णन अनुच्छेद 66 में मिलता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में मिलता है। राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में मिलता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 में मिलता है। अनुच्छेद 76 भारत के लिए अटॉर्नी जनरल, इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन अनुच्छेद 79 में मिलता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। ये तीनों का आप याद कर सकते हैं, ऐसे मतलब सरल है। अनुच्छेद 79, 80, 81 सरल है। स से संसद, आर से राज्यसभा, ल से लोकसभा, इसको याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 79, 80, 81 सरल है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 83 में वर्णन है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में वर्णन है। अनुच्छेद 105 संसद भवन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि का वर्णन अनुच्छेद 105 में मिलता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक का संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 109 में मिलता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 110 में मिलता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय बजट, इसको कह सकते हैं हम लोग बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, या इसको हम लोग कहते हैं चमड़े की थैला का वर्णन अनुच्छेद 112 में मिलता है। धन विधेयक का जो है इसका जो मतलब कौन पेश करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक के बारे में वर्णन इसको अनुच्छेद 114 में मिलता है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इसका वर्णन अनुच्छेद 123 में मिलता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन अनुच्छेद 124 में मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में, ये भी VVI है इसका एग्जाम। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 125 में वर्णन है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 127 तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जो होता है मतलब हाई कोर्ट या मध्य न्यायालय में जो कुछ और न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 127 में मिलता है। और जो भी नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में सभी न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति का वर्णन अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका वर्णन अनुच्छेद 129 में मिलता है। अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीट, यानी सर्वोच्च न्यायालय में कितनी सीट होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 130 में मिलता है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय की अपील के लिए विशेष अनुमतियाँ, इसका वर्णन अनुच्छेद 136 में मिलता है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा का वर्णन अनुच्छेद 137 में मिलता है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
सभी न्यायालयों पर होगा बाध्यकारी होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 141 में मिलता है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में मिलता है। अनुच्छेद 149 CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ का वर्णन अनुच्छेद 149 में मिलता है। अब आगे आपका आ गया अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक, इसका वर्णन राज्य में वर्णन है। भाग इसको कहते हैं भाग 6। जो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक वर्णन है, ये भाग 6 में है। अब भाग 6 को कहते हैं क्या है, राज्य। भाग 5 में था संघ, हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5 संघ। अब चलिए भाग 6 है, इसमें वर्णन आपको राज्य के बारे में वर्णन मिलता है। इसको शुरू करते हैं। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में वर्णन मिलता है राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ का वर्णन अनुच्छेद 154 में मिलता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ का वर्णन अनुच्छेद 161 में मिलता है। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में मिलता है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्याति करने का राज्यपाल की शक्तियाँ का वर्णन अनुच्छेद 213 में मिलता है। फिर अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद आपका 214 में मिलता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, इसका वर्णन अनुच्छेद 215 में मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने का उच्च न्यायालय की शक्तियाँ का वर्णन अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसका वर्णन अनुच्छेद 233 में। अब जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, मेन न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण जो है अनुच्छेद 235 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 238 इसका वर्णन भाग 7 में है, इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 जो है आपका निरस्त है, इसका वर्णन अनुच्छेद 238 में मिलता है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका वर्णन है, इसका वर्णन भाग 8 में मिलता है। और भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए पंचायतें भाग 9 में क्या मिलता है, भाग 9 में आपका है पंचायतें, इसका बना अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक, जीरो नहीं कहिएगा, दिना के 243 मत पढ़िएगा, 243 ओ, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के ओ तक वर्णन भाग 9 में मिलता है। देखिए अनुच्छेद 243 ए में क्या है, ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ए का वर्णन ग्राम सभा करता है। ठीक है। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 बी है वो पंचायतों का गठन करता है। फिर नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 पी 243 AJD भाग 9 ए का वर्णन अनुच्छेद 243 ए में 243 पी में मिलता है। सरकारी समितियां, अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक वर्णन भाग 9 के बी में मिलता है। देखिए भाग 9 के बी में क्या है, सहकारी समितियां, इसका वर्णन अनुच्छेद 243 के ZH से वर्णन है अनुच्छेद 243 के ZT तक। अब भाग 9 बी में क्या है, देखिए अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये हो गया आपका भाग 10। देखिए अनुसूची के साथ अनुच्छेद के साथ साथ में आपका हम भाग भी करवा रहे हैं। अनुच्छेद भाग 10 में है अनुसूचित जनजाति एवं क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में मिलता है। भाग 11 का वर्णन अनुच्छेद 245 से 243 का वर्णन है, इसमें केंद्र एवं राज्य संबंध, भाग 11 में है केंद्र एवं राज्य संबंध। फिर भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति अनुबंध मुकदमे
अनुच्छेद 264 से 300A तक इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 266 में देखिए क्या कहता है, सामयिकित निधि और लोक लेखा सन्निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में मिलता है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में मिलता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में मिलता है। अनुच्छेद देखिए 300A संपत्ति का अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब ये हो गया क्या, ये कानूनी अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 300A में है। भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य और संभोग का वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 तक, ये भाग 13 में इसका वर्णन है। भाग 13 में क्या वर्णन है, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और संभोग का मतलब बसने का स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका वर्णन मिलता है। चलिए 301 में है व्यापार वाणिज्य और संभोग करने की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 301 में है। 302 व्यापार वाणिज्य संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 302 में है। फिर अगला देखिए, केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन है इसका। ये भाग 14 में इसका वर्णन है। भाग 14 में क्या है, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, इसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 312 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवा का वर्णन अनुच्छेद 312 में मिलता है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में मिलता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कार्य का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 320 में मिलता है क्या, लोक सेवा आयोग का कार्य। अब नेक्स्ट देखिए, न्यायाधिकरण, ये भाग 14A में वर्णन है क्या, न्यायाधिकरण। इसका वर्णन अनुच्छेद 323 के A से 323 के B तक इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, 301 में क्या है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। भारत के जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण का वर्णन अनुच्छेद 323 के A में मिलता है। अब देखिए अनुच्छेद, अब चुनाव आ गया। चुनाव का कितना वर्णन है, भाग 15 में। इसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन मिलता है। भाग 15 का वर्णन जो है 324 से 329 तक वर्णन है। 324 चुनावों का अधिकार, निर्देश और नियंत्रण एक चुनाव आयोग का में निहित किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 325 कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदान सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के अयोग्य नहीं होगा। यानी कह रहा कोई भी व्यक्ति जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर इन्हें की विशेष मतदान की सूची में शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 325 में मिलता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा का विधानसभाओं का चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका वर्णन अनुच्छेद 326 में मिलता है। फिर देखिए आपका भाग आ गया 16। भाग 16 में क्या है, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक आदि के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन भाग 16 में मिलता है। अब भाग 16 का वर्णन जो है अनुच्छेद 330 से 342 तक मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में है। अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340 में वर्णन है। अब देखिए आ गया भाग 17। भाग 17 भी बहुत जरूरी है। इसमें वर्णन है राजभाषा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो अनुच्छेद 343 जो है संघ की आधिकारिक भाषाएं का वर्णन अनुच्छेद 343 में है। अनुच्छेद 345 राज्यों के आधिकारिक भाषाएं या मतलब भाषाएं, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 345 में है। अनुच्छेद 348
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं का वर्णन अनुच्छेद 348 में मिलता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषाओं के विकास हेतु निर्देश का वर्णन अनुच्छेद 351 में मिलता है। अब आगे आपका भाग 18। भाग 18 में वर्णन क्या है? भाग 18 में क्या बात करता है? भाग 18 बात करता है आपातकाल का। आपातकाल का जो वर्णन है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। हमारे संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल है। आपातकाल का घोषणा करता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। तो चलिए आपातकाल का हम बात करते हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है। अनुच्छेद का 352 में जो वर्णन है वो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन 352 में है। राष्ट्रपति का शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में लागू किया जाता है। नेक्स्ट है विविध, मतलब कि जो अनुच्छेद 361 मतलब भाग 19 में वर्णन है विविध का अनुच्छेद 361 से 367 तक। ठीक है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 361 में है। अब देखिए आ गया आपका भाग 20। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का वर्णन भाग 20 में मिलता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में मात्र है। देखिए अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसदों की शक्तियाँ का वर्णन अनुच्छेद 368 में मिलता है। फिर आ गया भाग 21 विशेष संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 369 से 392 तक मिलता है भाग 21 में। ठीक है। अनुच्छेद 370 का वर्णन जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से था, इसको अभी हटा दिया गया है। फिर अनुच्छेद 371 ये नागालैंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 371 का ए में मिलता है। 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा का वर्णन अनुच्छेद 371 का जे में मिलता है। फिर आपका देखिए आ गया भाग 22। हमारे संविधान में कुल मात्र भाग 22 ही है और 395 ही अनुच्छेद है। एग्जाम में जब भी आए तो आप जब भी आए एग्जाम में कि भाग पूछे कि भाग कितने हैं तो भाग 22 ही मारे और टोटल कितने अनुच्छेद हैं तो 395 हैं। अब देखिए भाग 22 में क्या वर्णन मिलता है? संक्षिप्त पाठ प्रणाम हिंदी अधिकारण और पाठ का निरसन का अधिकार भाग 22 में है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 392 से 395 तक इसका वर्णन मिलता है। देखिए अनुच्छेद 393 जो है संक्षिप्त शीर्षक यानी इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है, इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 393 में मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद अवश्य पढ़ें। हालांकि आप ऊपर सूचीबद्ध लेखों का अवगत है, लेकिन यूपीएससी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान का प्रत्येक वर्णन जरूरी है। दोस्तों आप लोग को ये जो अनुच्छेद करवाए हैं वो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो इसे एक बार पूरा वीडियो एक बार नहीं हम तो कहेंगे कि आप अनुच्छेद पूरा याद कर लें। जितना भी हमने आपको अनुच्छेद करवाए हैं ये टोटल आपको एग्ज़ाम में पूछे गए थे। रेलवे, एसएससी और जो भी एग्ज़ाम होते थे बीपीएससी, बिहार एसएससी, सभी पीसीएस एग्ज़ामों में से मैंने इसको सब नोट कर के एक एक अनुच्छेद आप लोग को करवाए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।